नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। में सुभाष चौधरी हूँ। आज राजनीतिक विश्लेषण में हम बात करेंगे, क्या देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे या फिर लोकसभा विधानसभा के साथ साथ शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों के चुनाव भी एक साथ कराने पर केंद्र सरकार विचार कर रही है क्या। इसको लेकर एक दिन पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐलान किया और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया। आज उस समिति के गठन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सरकार की गजट अधिसूचना के अनुसार पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति यह भी जांच करेगी कि संविधान में संशोधनों के लिए राज्यों के भी समर्थन की जरूरत होगी या नहीं, क्योंकि यह भी पिछले 2 दिनों से एक बहस का विषय बना हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक बार फिर इस विषय को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के तीर फेंकने लगे हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए केंद्र द्वारा गठित समिति देश में एक साथ संसदीय और राज्य विधानसभा चुनाव कराने की संभावना की जांच करेगी। समिति संविधान, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और किसी भी अन्य प्रासंगिक नियमों में विशिष्ट संशोधनों की जांच करेगी और इस संबंध में अपना सिफारिश भी करेगी। आज जारी की गई सरकार की गजट अधिसूचना के अनुसार पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति यह भी जांच करेगी कि संविधान में संशोधनों के लिए राज्यों के भी समर्थन की जरूरत होगी या नहीं। इसमें कहा गया है कि समिति तुरंत काम शुरू करेगी और जल्द से जल्द रिपोर्ट देगी। ऐसे में इस बात की आशंका प्रबल दिखाई दे रही है कि अगर जल्द से जल्द रिपोर्ट देने पर सरकार जोर डाल रही है तो इसके कुछ मायने हो सकते हैं। संभव है आने वाले समय में केंद्र सरकार ने जिस तरह से विशेष सत्र संसद का आहूत किया है, उस दौरान इस प्रकार की कोई बिल संसद में लाए जा सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। समिति के अन्य सदस्यों में गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा के पूर्व विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष सी कश्यप, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी शामिल हैं। सवाल यह उठता है कि आखिर इसके पीछे सरकार का एजेंडा क्या है। चर्चा इस बात की जोरों पर है कि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवहारिकता के अध्ययन में शामिल होने के फैसले से स्वयं को अलग रखेगी, लेकिन केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार इस बात पर आमदा है कि इसको सामने लाकर देश में जन समर्थन हासिल किया जा सकता है। यह फैसला लेने से पहले विपक्षी दलों के गुट इंडिया के अपने सहयोगियों में संभवतः परामर्श करने की एक प्रक्रिया जरूर अपनाई जाएगी। हालांकि आज मीडिया में आई खबरों में यह कहा गया है कि अधीर रंजन चौधरी, जो लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल के नेता हैं, उन्होंने इस समिति में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ऐसे में अब यह देखना होगा कि सरकार आखिर क्या कदम उठाती है। क्या किसी अन्य विपक्षी दल जो कि भाजपा के समर्थक दलों में से भी शामिल रहे हैं, क्या उनमें से किसी ऐसे वरिष्ठ सांसद को इसमें शामिल किया जा सकता है। गजट अधिसूचना के अनुसार समिति न केवल लोकसभा और विधानसभा चुनाव बल्कि नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव भी एक साथ कराने की व्यवहारिकता पर गौर करेगी। यदि त्रिशंकु सदन, अविश्वास प्रस्ताव, दल बदल या ऐसी कोई अन्य घटना होती है तो समिति एक साथ चुनाव से जुड़े संभावित समाधानों का विश्लेषण करेगी और सिफारिश भी करेगी। सरकार ने अधिसूचना में यह साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय, राज्य, नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों के लिए वैध मतदाताओं के लिए एक एकल मतदाता सूची, यानी इन सभी प्रकार के चुनावों के लिए
एक ही मतदाता सूची से चुनाव कराए जाएंगे और पहचान पत्र इसके लिए अलग से बनाने का रास्ता संभव है, इसमें खोजा जाएगा। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मौक़ों पर एक राष्ट्र एक चुनाव की ज़रूरत पर जोर दिया है। यह बीजेपी के 2014 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में का भी हिस्सा रहा है और ख़ासकर पिछले चुनाव यानी 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जब दोबारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे, तब उन्होंने एक बार फिर इस मुद्दे को हवा दी थी और उन्होंने कहा था कि इससे संबंधित अध्ययन के लिए, आकलन के लिए या फिर विचार विमर्श की दृष्टि से एक समिति का गठन किया जाएगा। अब क्योंकि उनका कार्यकाल लगभग अंतिम वर्ष में आ चुका है और लोकसभा चुनाव मुहाने पर है, ऐसे में उनकी ओर से इस प्रकार का कदम उठाया जाना, ऐसा निर्णय लेना अपने आप में बेहद अहम है और चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं आपको यह बताता चलूं कि सन 1967 तक भारत में एक साथ चुनाव होते रहे हैं। देश में इस तरह के 4 चुनाव हुए। सन 1968 और 69 में कुछ राज्य विधानसभाओं को समय से पहले भंग कर दिए जाने के बाद यह परंपरा खत्म सी हो गई। लोकसभा भी पहली बार 1970 में निर्धारित समय से 1 साल पहले भंग कर दी गई थी और 1971 में मध्यावधि चुनाव कराने पड़े थे। समिति के गठन पर पहली राजनीतिक प्रतिक्रियाओं में से एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा ने कहा है कि एक राष्ट्र एक पार्टी से ग्रस्त है विपक्ष और वो इंडिया के बैनर से घबराई हुई है, ऐसा उनका कहना है। ऐसे में यह समझा जा सकता है कि विपक्ष इस सरकार के इस प्रस्ताव के समर्थन में सामने नहीं आएगी, यानी इस प्रस्ताव को समर्थन करने की स्थिति में विपक्ष नहीं दिखता है। देश में एक चुनाव को लेकर लंबे समय से बहस चलती रही है और इसको भारतीय जनता पार्टी के नेता यानी इनके पूर्व नेता, बड़े नेता जो इस पार्टी के गठन में शामिल रहे हैं, उनकी ओर से भी इस प्रस्ताव को कई बार गाहे बगाहे देश के सामने रखा गया है। और मैं आपको यह बता दूं कि लाल कृष्ण आडवाणी जब देश के गृह मंत्री थे, तब भी उन्होंने इस बात को लेकर चर्चा की थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से इस मुद्दे पर चर्चा की थी और प्राथमिक तौर पर ऐसा कहा जाता है कि सोनिया गांधी इस बात के लिए तैयार थी कि देश में एक बार सभी प्रकार के चुनावों को अंजाम दिया जाना चाहिए, लेकिन बाद में फिर उन्होंने अपना स्टैंड चेंज कर लिया था। उसके बाद फिर जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार 2004 के बाद बनी, तब विपक्ष के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के सामने इस प्रस्ताव को रखा था और चर्चा हुई थी, जिस पर उन्होंने उन्हें परस्यू करने की कोशिश की थी कि फिर इस देश में एक साथ एक बार सभी प्रकार के चुनाव को कराने की व्यवस्था कराई जानी चाहिए, क्योंकि यह बेहद खर्चीला होता है, समय जाता है, इसमें एनर्जी जाती है और देश किसी न किसी चुनाव में हर बार व्यस्त रहता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी इस प्रकार की जो महंगी चुनाव प्रक्रिया हो चुकी है, उसको झेलना बहुत मुश्किल हो रहा है। और अगर अब केंद्र सरकार इससे संबंधित बिल लाती है तो इसे पहले लोकसभा और बाद में राज्यसभा से पारित कराना होगा। यह भी एक चर्चा का विषय है कि क्या लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराने के बाद इस बिल को राज्यों की विधानसभाओं से भी इंडोर्स कराना पड़ेगा, क्योंकि अब तक ऐसा जो संविधान के एक्सपर्ट हैं अधिकतर वो ये कहते हैं कि इसे लागू कराने के लिए संसद से पारित करवाने के बाद केंद्र सरकार को कम से कम 15 राज्यों की विधानसभाओं से इस प्रस्ताव को अनुमोदित कराना होगा। इसमें कई क्षेत्रीय दलों की वर्तमान सरकारों से सहयोग लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। हालांकि बीजेडी जो भाजपा के कई मुद्दों पर इशू बेस्ड संसद में उनका समर्थन भाजपा को मिलता रहा है, उड़ीसा में सत्तासीन है और जैसे केसीआर हैं या फिर दूसरे अन्य एक दो और ऐसे जो क्षेत्रीय दल हैं जो सत्ता में राज्यों में बैठे हुए हैं, उनका समर्थन, उनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी के इस प्रस्ताव की ओर हो सकता है। इस बात की संभावना जताई जा रही है।
1983 में सुझाव दिया गया था कि ऐसी प्रणाली पर काम किया जाना चाहिए। ये भारत के चुनाव आयोग ने ऐसा कहा था तत्कालीन सरकार से, जिसमें सभी चुनाव एक साथ कराए जाने का प्रस्ताव दिया गया था। उसके बाद न्यायमूर्ति वीपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता वाली विधि आयोग ने मई 1999 में अपनी 170वीं रिपोर्ट में कहा था कि हमें उस स्थिति में वापस जाना चाहिए जहां लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते हैं। और क्योंकि आरंभ के काल में आज़ादी के बाद ये चुनाव एक साथ कराए जाते रहे हैं, इसलिए यह बात तो बेमानी लगती है विपक्ष की कि यह असंवैधानिक काम है। अगर यह असंवैधानिक कदम होगा तो फिर आज़ादी के बाद आरंभ के काल में कई चुनाव एक साथ क्यों कराए गए? क्या तब असंवैधानिक नहीं थे? इस प्रकार के आरोप और प्रत्यारोप और इस प्रकार के शब्दों के जो हमले हैं वो जारी हैं। स्वाभाविक है कि एक दूसरे पर जो शब्द बाण हैं वो फेंकने शुरू हो गए हैं। 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से इस पर चर्चा की थी और प्रारंभिक स्थिति में उन्होंने इसमें सपोर्ट किया था। न्यायमूर्ति वीपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता वाली विधि आयोग ने मई 1999 में अपनी 170वीं रिपोर्ट में इसे कहा था कि इसे अपनाया जाना चाहिए। इसके बाद 2010 में भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने इस प्रस्ताव को लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी बात की थी। आरंभिक स्थिति में कुछ उस तरह के हालात दिख रहे थे कि शायद प्रस्ताव पर आपस में एकता हो जाए, सर्वसम्मति बन जाए, लेकिन उसके बाद ये मामला फिर खटाई में पड़ गया और उसके बाद से ये स्थिति बनी हुई है। और उसके बाद जब 2014 में फिर नरेंद्र मोदी सरकार आई तो उन्होंने इस विषय को एक बार फिर देश के सामने रखा। इस व्यवस्था के लागू होने से संवैधानिक, राजनीतिक, ढांचागत चुनौतियां बढ़ेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ विधानसभा लोकसभा का एक दिन का कार्यकाल बढ़ाने पर संवैधानिक संशोधन की भी जरूरत पड़ सकती है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि वर्ष 1952 के बाद से कई लोकसभाएं निर्धारित समय से पहले ही भंग कर दी गई थी। 1971, 1980, 1984, 1991, 1998, 1999 और 2004 में समय से पहले भंग की गई थी। अगर कोई केंद्र सरकार भविष्य में ऐसा करती है तो क्या राज्य सरकारें भी एक साथ चुनाव कराने की दृष्टि से अपनी सरकारों को भंग करने को मजबूर होंगी या फिर वो बाध्य होंगे संवैधानिक दृष्टि से? क्या इस प्रकार का प्रावधान इस नई बिल में, अगर बिल लाया जाना है या फिर इस प्रकार का प्रस्ताव आता है, तो क्या उसमें ये शामिल किया जाएगा? और क्या इसे विपक्षी दल या फिर दूसरे अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं, जो गाए बगाए या फिर अलग अलग राज्यों में जिनका जनाधार मजबूत है और वो सत्ता में वापस आते रहते हैं या फिर सत्ता में अभी वर्तमान में भी काबिज हैं, क्या वो तैयार होंगे इन चीज़ों के लिए? ये एक बड़ा सवाल है। और ऐसा राज्य सरकारें नहीं करती हैं तो फिर इस प्रस्ताव का क्या होगा? क्या उन्हें फिर धारा 356 या फिर किसी अन्य धारा का प्रावधान कर उन्हें बर्खास्त करके, वहाँ भंग करके और वहाँ फिर क्या एक साथ चुनाव कराने की बात हो सकती है? क्या यह हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, फेडरल स्ट्रक्चर है, केंद्र राज्य का सम्मान करती है और राज्य केंद्र का सम्मान करता है, अलग अलग विषय उनके लिए निर्धारित हैं, तो क्या ये फेडरल स्ट्रक्चर का जो एक कंसेप्ट हमारे यहाँ चलता है, क्या उसको लेकर के कोई सवाल खड़ा हो सकता है? उसको लेकर कोई आशंका मन में पैदा हो सकती है? ऐसे कई अहम सवाल हैं जिन पर पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली समिति को विचार करना होगा। बहरहाल इसको लेकर केंद्र सरकार ने आज नोटिफिकेशन जारी तो कर दिया और इसमें जो सदस्य हैं उनको भी इसमें नॉमिनेट कर दिया गया है, लेकिन अभी से विरोधाभास की स्थिति पैदा होने लगी है क्योंकि कांग्रेस के लोकसभा में संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस समिति में शामिल होने से इनकार कर दिया है। जाहिर है इसको लेकर इंडिया के जो मुख्य दल हैं, कांग्रेस पार्टी, वो उन्होंने अपना स्टैंड लगभग साफ कर दिया है और आने वाले समय में और स्थिति स्पष्ट हो सकती है अगले 2-3 दिनों में, क्योंकि सरकार ने अब समिति का स्वरूप भी देश और राजनीतिक दलों के सामने रख दिया है। ऐसे में राजनीतिक दल अपना ओपिनियन, अपना मंतव्य निश्चित रूप से स्पष्ट
तौर पर व्यक्त करेंगे, तभी जाकर पता चलेगा कि आखिर सरकार के इस प्रस्ताव का क्या हश्र होने वाला है। वैसे अब तक का इतिहास यही बताता है कि 2014 के बाद जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, तब से उन्होंने, अगर किसान बिल की बात छोड़ दी जाए, जो 3 कानून पारित किए गए थे संसद से, उसको अगर छोड़ दी जाए, तो अब तक जितने भी निर्णय नरेंद्र मोदी सरकार ने लिए हैं, उन्होंने कभी भी कदम वापस खींचने की बात नहीं मानी है, चाहे उसका कितना भी विरोध होता रहा हो देश में। ऐसे में यह माना जा सकता है कि इस प्रस्ताव को लेकर एक बार फिर नरेंद्र मोदी सरकार अड़ियल रवैया अपना सकती है और पूरी भाजपा प्लस कुछ क्षेत्रीय दलों को अपने साथ लेकर इस प्रस्ताव को फिर सामने ला सकते हैं। और अगर संसद में इस प्रस्ताव को लेकर बिल लाया ही जाता है, उसे पास कराने की आवश्यकता होगी, संशोधन करने की ज़रूरत पड़ेगी संविधान में, तो फिर दोनों ही सदनों के जॉइंट सेशन, जो संयुक्त जो बैठक होती है संसद की, राज्यसभा और लोकसभा की जॉइंट, क्योंकि राज्यसभा में कई बार दिक्कत आती है। हालांकि पिछले वर्षों का इतिहास यही बताता है कि कई बार जब भी वो बिल लेकर आए हैं, तो कोई न कोई क्षेत्रीय दल उनके साथ खड़े हो जाते हैं और उनका बिल वहाँ से आसानी से राज्यसभा से पारित हो जाता है। लेकिन अगर संविधान संशोधन करना ही है, 2/3 बहुमत उसमें चाहिए ही, संविधान संशोधन अगर करना है, तो फिर जिस तरह से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बिल, जो आतंकवाद से संबंधित बिल लाया गया था, उस बिल को, पोटा को पास कराने की दृष्टि से संयुक्त अधिवेशन उन्होंने बुला लिया था संसद का, और उसमें उसको पास कराने की कोशिश की थी। उसी तरह से संभव है नरेंद्र मोदी सरकार भी संयुक्त अधिवेशन, दोनों सदनों के संयुक्त बैठक बुलाकर और उसमें अपना बहुमत से इस संविधान संशोधन को पारित करा ले जाए। और संभव है कि 2024 का चुनाव जो कि प्रस्तावित है, जो आने वाला संभावित है समय में, वो फिर इसी प्रक्रिया के तहत हो। लेकिन स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, न ही सरकार ने स्पष्ट तौर पर अपना यह मंतव्य जाहिर किया है कि 2024 का चुनाव वो इसी पैरामीटर पर कराना चाहते हैं, इसी फॉर्मूले के तहत कराना चाहते हैं। और न ही अभी विपक्ष ने एक सुर से इस मुद्दे पर कुछ अपना स्टैंड स्पष्ट किया है। आने वाले समय में इस पर स्थिति और स्पष्ट होगी, और जब और हालात और स्पष्ट होंगे, तब मैं दोबारा इस पर एक विश्लेषण लेकर आप लोगों के लिए आऊँगा। बहरहाल आज का राजनीतिक विश्लेषण यहीं तक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। द पब्लिक वर्ल्ड सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।